तो यार हमारी कहानी की शुरुआत हम एक केदन नामी शख्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जख्मी अब अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहा होता है। इस वक्त इसकी जिंदगी खतरे में होती है और वह छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है कि तभी वह जैसे एक बिल्ली को हाथ लगाता है कि इसी में हम एक चमकदार रोशनी को देखते हैं और सीन कट होके हमारे मेन कैरेक्टर पे जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जीवो काफी ज्यादा बातूनी और एक कैट पर्सन होता है जिसे अपनी कैट्स के लिए खाना खरीदना और टॉय खरीदना काफी ज्यादा पसंद होता है। घर जाते दौरान जीवू की नजर एक बच्चे पे पड़ती है जो कि बस एक गाड़ी से टकराने ही लगता है कि जीवू अपनी कातिल स्पीड का इस्तेमाल करके वक्त पे उसकी जान को बचा लेता है। इससे पहले लोग नोटिस भी कर पाते कि वो क्राउड में घुल मिल के वहाँ से निकल लेता है। थोड़ी देर में जीवू जब घर पहुँच के स्ट्रे कैट्स वगैरह को खाना खिला रहा होता है तो वो नोटिस करता है किसी वजह से ये कैट्स आज थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही है। वो इनकी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफरेंट पाके उनका पीछा करता है जहाँ पे वो सारी की सारी कैट उसे एक अजीब बिल्ली के पास ले जाते हैं जो कि वहाँ पे कोने में पड़ी बेहोश होती है। जीवो उससे अगले ही पल में फौरन से अपने घर लाता है और उससे पूरे तरीके से साफ करता है और इसकी ट्रीटमेंट करता है। थोड़ी देर में इस कैट को जैसे तैसे करके होश आती है। वो अपने दिल ही दिल में सोचने लगता है कि मैं आखिर कहाँ पे मौजूद हूँ। इसी बीच में उसे मालूम पड़ता है कि वो एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है जो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ना दोस्तों हमें यही बताया जाता है कि ये वही अनजान शख्स है जिसने कैट को जैसे छुआ होता है तो इसी में वो एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसे होश में देख के काफी ज्यादा खुश होता है और बस जैसे ही वो इस कैट को उठा के उसका जेंडर मालूम करने की कोशिश करता है कि उतने में उस कैट को ना चाहते हुए अपने मुंह को खोलना पड़ता है और मजबूरन वो उसे कहता है कि मुझे नीचे रखो। जीवू ये देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर एक कैट कैसे बातें कर सकती है। आखिरकार वो हमारे मेन कैरेक्टर से एक कुर्सी मंगा के उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है बिल्कुल एक मालिक की तरह और साथ में वो हमारे मेन कैरेक्टर को वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसके चलते ही वह हमारे मेन कैरेक्टर को अपना नाम कैदन बताता है। जीवू फिर उससे सवाल पूछता है कि आखिर एक बिल्ली कैसे बातें कर सकती है तो कैदन उसे एक्सप्लेन करता है कि असल में मैं भी एक ह्यूमन ही था। इसके अलावा कैदन उसके साथ मजीद डिटेल शेयर करने से मना करता है। तभी जीवू उसके आगे खाना पेश करते हुए कहता है चलो अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहते तो एटलीस्ट कुछ खा ही लो। मगर कैदन इनकार करते हुए कहता है कि मेरे लिए इंसानी खाना लाओ। पर जीवू उसे समझाता है क्योंकि तुम इस वक्त एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो तो इंसानी खाना शायद से तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। उसके इस पॉइंट में काफी ज्यादा लॉजिक होता है और अब कैदन जैसे ही कैट फूड खाने लगता है तो उसे काफी ज्यादा मजा आता है। फिर कैदन खुद से बोलता है कि फिलहाल मुझे इधर ही छुप के बैठना होगा जब तक मैं पूरे तरीके से रिकवर नहीं हो जाता। पर तभी यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसे जबरदस्ती अपने साथ उठा के उससे हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाने लगता है और एक फुल चेकअप के बाद वो उसे बताती है कि ये बिल्ली पूरे तरीके से हट्टी कट्टी है। और जब वो वापस घर लौट के जाने लगते हैं तो यहाँ पे कैदन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या कभी तुमने अपने आसपास में कोई मॉन्स्टर कैट नोटिस की है। वो यहाँ पे शैतान का जिक्र कर रही होता है कि इसी बीच में जीवो अपने बिल्कुल साइड पे एक मॉन्स्टर कैट को पाता है जो कि कैट तो कम बल्कि एक टाइगर ज्यादा लग रही होती है। हमारा जीवो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके यहाँ से फौरन से भागने की कोशिश करता है मगर वो कैट हमारे जीवो से काफी ज्यादा तेज होती है और वो एक पंजा मार के उसे दीवार से पटक डालती है। और जब जीवू को लगने ही लगता है कि उसका काम तमाम हुआ कि तभी वो अपनी जेब में से एक कैट टॉय को बाहर निकालता है जो कि किसी वजह से काफी अच्छे से उस जंगली कैट पे काम भी कर जाता है। वो इस कैट टॉय से पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जिस मौके से फायदा उठाते हुए हमारा जीवू कैदन से बोलता है कि हमारे निकलने का वक्त आ चुका है। पर उल्टा हम देखते हैं चूंकि कैदन भी तो इस वक्त एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है जिस वजह से वो भी इस टॉय से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जिन सब में हमें यहाँ पे कैदन के बारे में बताया जाता है कि कैदन इतना ज्यादा ताकतवर था कि अभी तक जिन लोगों ने भी अवेकनिंग्स की हुई थी वो सारे के सारे कैदन से नजर चपकते ही हार जाते थे और बहुत जल्दी अवेकनिंग मास्टर्स उसे ऑफर करने लगे कि कैदन हमें ज्वाइन कर लो। पर कुछ समय के बाद यही मास्टर्स उसके आगे कुछ ऐसे झुकने लगे कि जैसे कि कैदन इन सब का बाप हो। पर अब फिलहाल जो कैदन की हालत होती है वो कैदन से खुद भी नहीं देखी जा रही होती। इन सब में जीवो कैदन को अपनी बाहों में उठा के यहाँ से कैसे ना कैसे करके निकल ही लेता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी पूरे तरीके से शांत नहीं हुआ था। वो सोच रहा होता है कि इस कैट ने अगर हम पे हमला कर दिया तो वो शायद से राह में चलते हुए हर किसी पे हमला कर डालेगी जिस वजह से मैं उस कैट को ऐसे नहीं छोड़ सकता। कैदन नोटिस करता है कि ये बंदा वाकई में एक अनजान कैट के लिए अपनी जिंदगी को दांव में लगाने के लिए पूरे तरीके से तैयार बैठा हुआ है। यहीं पे जीवो अपने दिल ही दिल में सोच रहा होता है मुझे ये नहीं मालूम कि आखिर ये कैट ऐसे
कैसे बनी, लेकिन फिर भी मुझे इस कैट को समझना होगा और उसे प्यार से किसी भी तरीके से रोकना होगा। उसकी इतनी ज्यादा डिटर्मिनेशन देख के केदन यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए मान ही जाता है और आखिर में वो उसे इंस्ट्रक्ट करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी अपनी ताकत दूंगा ताकि तुम उसके खिलाफ बैटल लड़ सको, पर साथ ही वो उसे वार्न करता है कि मेरी ताकत तुम्हारे जिस्म में ज्यादा देर के लिए नहीं टिकेगी, तो इससे तुम्हें जल्दी एंड करना होगा। तो इसी तरह केतन जैसे तैसे अपने पंजे से हमारे जीवो के माथे को छूता ही है कि जीवो अपने जिस्म के अंदर एक अनजान किस्म की इलेक्ट्रिक स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर पाता है। वो लोग यहाँ पे जीवो की इस आसम पावर को डिस्कस कर रही होते हैं कि उतने में ही यहाँ पे वो बिल्ली उनको सूंघते सूंघते पहुंच जाती है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि केतन यहाँ पे नोटिस करता है कि जीवो कुछ ज्यादा ही सीरियस है और कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है ऐसी सिचुएशन में भी। जीवो इस बिल्ली को काफी गौर से घूरते हुए कहता है कि एक बार तुम बहुत पहले मेरे घर आई थी और फिर अचानक से तुम गायब हो गई, इसके बाद से तुम दोबारा कभी दिखी भी नहीं, आखिर क्या हो गया तुम्हारे साथ। मगर वो जंगली बिल्ली उसकी एक भी ना सुनती और वो फौरन से उस पर टूट पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा जीवो ना चाहते हुए भी उसके अटैक को डॉज करते हुए और बिजली की स्पीड से उस पे आसमान की ऊंचाइयों से टूट पड़ता है। तो हाँ यार, बस अपने एक ही पंच के दम पर वो उस कैट को वहीं पे सुला देता है। फिर थोड़ी देर में वो खतरनाक किस्म की पावर भी जीवो के जिस्म से खत्म हो जाती है और वो काफी ज्यादा थक जाता है। इसके बेहोश होते ही हम देख पाते हैं उस बिल्ली का कद अचानक से छोटा होने लगता है और किसी किस्म की डार्क एनर्जी अब उसके ऊपर से उतर आती है। सीन कट होके एक अनजान शख्स पे जाता है जो कि यहाँ पे अपने ट्रैकर का इस्तेमाल करके किसी को ढूंढ रहा होता है, पर उससे ना मिलने पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि उसे ढूंढने के लिए अब मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये बोलते ही वो अपनी ताकत को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इसी में सीन शिफ्ट होकर दोबारा से हमारे जीवो पे जाता है जहाँ पे हमारे जीवो ने इस पूरी की पूरी बिल्ली को यहाँ पे मरहम पट्टी कर रखी होती है और साथ ही वो यहाँ पे केदन से रिक्वेस्ट करता है कि मैं जब आपको अपने हाथ में उठा के काफी तेज से भाग रहा था तो मेरी स्पीड की पावर के बारे में किसी को ना बताइएगा। तो केदन इस पर बोलने लगता है, बच्चे ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, तुमने जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया इसे कहा जाता है अवेकनिंग। असल में तुम उन लोगों में से एक हो जिनकी अवेकनिंग हुई है। और वो जीवो को एक्सप्लेन करता है जैसे कि तुम्हारे पास भी अवेकनिंग की ताकत है, इसी तरह मेरे पास भी अवेकनिंग की ताकत है। तो इसी वजह से तो मैं कैट में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा हूँ। ये सुन के जीवो के वहीं पे पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इस तरह के काफी और लोग भी हैं जिनके पास जीवो की तरह की स्पेशल पावर्स हैं। आखिर इतना सब कुछ जानने के बाद जीवो की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं क्योंकि इस पावर्स की वजह से लोग उसे गलत समझते थे, लेकिन अब केदन से मिलकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है क्योंकि केदन भी उन्हीं लोगों से एक है जिनके पास स्पेशल पावर्स है। और जीवो उसे बताने लगता है कि कैसे उसकी मदर को जब पहली बार पता चला था कि केदन सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है तो उसकी मदर का बिहेवियर थोड़े तरीके से चेंज हो गया था और उसकी मदर ने उसे मना किया था कि कभी भी इन पावर्स का इस्तेमाल मत करना। और इन्हीं पावर्स की वजह से उसके आसपास के दोस्त, उसके आसपास के लोग उसे मॉन्स्टर समझने लगे थे। तो तब तक से लेके आज तक हमारा जीवो अभी तक अपनी सुपर पावर्स को छुपाता चला आ रहा है। इन्हीं सुपर पावर्स की वजह से उसकी मदर को भी इस कदर दिक्कत आई कि उसकी मदर और उसे अपने पुराने घर को छोड़ के किधर और शिफ्ट होना पड़ा। ये सब बोलते बोलते जीवो की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं और इवन के केदन भी इससे किसी वजह से रिलेट कर पा रहा होता है। इसके चलते यहाँ पे जीवो से रिक्वेस्ट करता है कि अब मैं जान ही चुका हूँ मैं क्या चीज हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे अवेकनिंग के बारे में और बताइएगा। केदन उसे एक्सप्लेन करता है हमारे बारे में असल में जानकारी हमारे पास भी काफी ज्यादा कम है। कुछ के पास फिजिकल पावर्स होती है और हम में से किसी के पास साइकिक पावर्स होती है। ये सब सुन के हमारा जीवो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे काफी ज्यादा मजा आने लगता है। केदन हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी बताता है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी पावर सिर्फ तुम्हें स्पीड ही दे, शायद से इसमें और भी काबिलियत हो सकती है और तुम इन्हें जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम इनमें बेहतर होते चले जाओगे। इन सारी की सारी बातों से फारिग हो जाने के बाद जीवो से यहाँ पे खाना डाल के देता है, जबकि वो उसे खाना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरन उसे खाना ही पड़ता है। कि इसी बीच में यहाँ पे केदन को घर के बाहर एक अजीबोगरीब किस्म की अवेकनिंग पावर महसूस होती है। केदन फौरन से चुकंदा होते हुए बाहर खिड़की से घूरते हुए कहने लगता है, क्योंकि इस वक्त मैं एक बिल्ली की स्टेट में हूँ जिस वजह से मैं पहले इस पावर्स को सेंस करने में नाकाम रहा, पर अब चूंकि ये इतने करीब आ चुकी है मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ। उतने में ही हम देख पाते हैं उस बिल्ली को दोबारा से होश आ जाता है और वो फिर से हर तरफ तबाही पे तबाही मचाने लगती है और बस इसी में वो थोड़ा सा रास्ता देख के फौरन से घर से बाहर निकल आती है। केदन ये हालत देख के कहने लगता है, दिखने से तो लगता है कि ये बिल्ली
बिल्ली को काफी जल्दी होश आ गई। मेरे ख्याल से जो अजीबोगरीब किस्म की अवेकनिंग पावर हमारे आसपास मंडला रही थी, उसी की वजह से वो होश में आ गई है। जीवू यहाँ पे जरा भी वक्त गवाए बगैर फौरन से तैयार होके कहने लगता है कि मैं उस बिल्ली के पीछे जा रहा हूँ, वो किसी पर भी अटैक कर सकती है और साथ ही साथ वो इस वक्त जख्मी है, तो उसे पकड़ना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान होगा। केदन उसके एक बार दोबारा से खतरनाक किस्म की डिटर्मिनेशन देख के उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले ही पल में जीवू केदन को अपने साथ उठा के अपनी खतरनाक किस्म की स्पीड से अब उस बिल्ली का पीछा करने लगता है। उसी बीच में यहाँ पे केदन कहता भी है, मेरे ख्याल से तुमने पिछली बार अपनी पावर्स को काफी बार इस्तेमाल किया, तो शायद से अब तुम्हारी ताकत की कोई और भी मिलती जुलती एबिलिटी भी खुली गई होगी। तो जीवू उससे सवाल पूछता है, मिलती जुलती एबिलिटी, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब? वो कैट उसे एक्सप्लेन करने लगती है, जाहिर सी बात है एक फास्ट स्पीड के लिए जरूरी है कि तुम्हारा जिस्म भी स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही साथ तुम्हारे रिफ्लेक्सेस भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम आते हुए अटैक को महसूस करके फौरन से अपना बचाव कर सको। और सबसे बढ़ के वो तेज निगाहें जो कि स्पीड में भागते वक्त हर एक चीज को देख पाए। ये सारी की सारी एबिलिटीज तुम्हारी मिलती जुलती एबिलिटीज होगी जो कि धीरे धीरे करके तुम्हारे साथ ही साथ खुलती जाएगी। आगे बढ़ते बढ़ते ये अजीबोगरीब किस्म की डिमोनिक आवाजों को भी सुन पाते हैं, जिसे महसूस करने के बाद केडन कहने लगता है, मेरे ख्याल से इस बिल्ली का ताल्लुक किसी दूसरे अवेकनिंग शख्स से है, तो उससे ढूंढने के बजाय अगर हम उसके मालिक को ढूंढे तो मेरे ख्याल से हम खुद ही उस कैट तक जा पहुंचेंगे। इसी में सीन शिफ्ट होकर उसी जंगली बिल्ली पे जाता है जहाँ पे वो मारे मारे फिर के फौरन से उसी के पास पहुंच जाती है जो कि उसे अभी तक ये सिग्नल भेज रहा था, जिसे महसूस करके फाइनली वो अनजान शख्स कहता है कि तुमने मेरे इम्प्रिंट को देख के रिएक्ट किया और मेरे तक जा पहुंची, पर तुम पहले से इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो गई? मत बताओ कहीं तुमने मेरे स्पेशल केस से छूट तो हासिल नहीं कर ली? ये बोलते उस बिल्ली को वो वक्त याद आता है जहाँ पे ये बंदा उसे बिल्कुल एक कुत्तों की तरह ट्रीट करता था। इसे याद करते सारे वो बिल्ली काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, जो देख के उसका मालिक बोलता है, दिखने से तो लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरा इम्प्रिंट किसी तरीके से डैमेज हो गया है, पर इसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर वो एनर्जी तो धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से तुम भी अवेकन हो चुकी हो। पर उतने में ही यहाँ पे हमारा जीवू भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते करते पहुंच ही जाता है, पर अभी भी इस अनजान शख्स ने हमारे जीवू को नोटिस नहीं किया होता। तो यहाँ पे केदन हमारे मेन कैरेक्टर को छुपने के लिए बोलता है, पर चूंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस कैट से रिलेटेड था, जिसे देख के केदन अपनी दिल में कहने लगता है, दिखने से तो लगता है कि अनजान शख्स मेरे लिए यहाँ पे नहीं आया था। देखती देखती ये जंगली बिल्ली अपने मालिक पे टूट पड़ती है, जिस पर वो मालिक उसे कहता है, अरे वाह मेरी बिल्ली मुझ पे ही मियाओ। ये बोलते हुए वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने एक ही उंगली के दम पर दीवार में पटक डालता है, लेकिन फिर भी वो बिल्ली यहाँ पे हार नहीं मानती और उस पे वो जैसे तैसे करके दोबारा पलट के वार करने का सोच रही होती है कि उतने में वो अनजान शख्स अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार दीवार से पटकता चला जा रहा होता है। मेरे भाई लोगों, ये देख के तो केदन की वहीं पर गीली हो जाती है और वह दिल में कहने लगता है, अबे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। उससे यूं बार बार उस मासूम कैट को टॉर्चर करता देख के हमारा जीवू यहाँ पे ना सहता, पर केदन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अब हम देख पाते हैं वो बिल्ली अभी भी तड़प रही होती है और वो फिर से एक बार अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश ही करती है कि वो सटाया हुआ अनजान शख्स उसे यहाँ से भागने तक ना देता। वो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उस बिल्ली को तोड़ने लगता है और मरोड़ने लगता है, और ना ही वो इसे ठीक तरीके से जीने देता और ना ही वो इसे ठीक तरीके से मरने देता। केदन के लाख बार मना करने के बावजूद भी यहाँ पे जीवू उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे वो केदन को भी समझाता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूं कि मैं उसे लड़ूंगा नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ इस कैट को बचाने की कोशिश करूंगा और कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए हमारा जीवू ठीक ऐसा ही करता है। वो अपनी कड़कदार किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस बिल्ली तक जा पहुंचता है। इसे अपने सामने देख के वो अनजान शख्स हमारे जीवू पे भी अपनी साइकिक पावर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल में वो बस अपनी पलकें ही चपकाता है कि वो नोटिस करता कि जीवू उस कैट समेत वहीं से गायब हो गया है। कहानी पलट
के जीवू और कैदन पे जाती है, जहाँ पे जीवू इस बिल्ली की जान बचा के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, पर कैदन काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहा होता है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि अब उससे मालूम पड़ चुका है कि इस शहर में यहाँ पे एक और भी अवेकनिंग बन रहता है और वो अब तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। मगर जीवू एक मामूली सी मुस्कुराहट के साथ और काफी मासूम चेहरे से कहने लगता है, पर मैं उसे मरने नहीं दे सकता था। हाँ, मैं हरगिज़ उसे मरने नहीं दे सकता था, जबकि मैं उसे बचा सकता था। कैदन उसकी ये पर्सनैलिटी देख के सोचने लगता है कि ये जीवू कितना अजीब सा शख्स है। ये अपनी जान से बढ़ के लोगों की जान को प्रेफर करता है और स्पेशली एक जानवर की जान को। वहीं पर कैदन अपने दिली दिल में कहने लगता है, ना कि सिर्फ इतना बल्कि जीवू की स्पीड पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मगर जीवू की एक लिमिट है कि वो कितनी देर तक अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर सकता है। सीन शिफ्ट होके दोबारा से उसी अनजान शख्स पे जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से से कहने लगता है कि उस लड़की की वजह से मेरा सैंपल मुझसे वेस्ट हो गया। ये कहते हुए वो ये सब कुछ अपने चमचे से मुखातिब होकर बोलने लगता है, मेरे ख्याल से जिसने मुझसे मेरी बिल्ली चुराई वो कोई और नहीं बल्कि ट्रैकर था। अब हमें यहाँ से जल्द निकलने की करनी चाहिए। यहाँ पे यही अनजान शख्स जो कि ग्रे के नाम से जाना जाता होता है, वो अपने चमचे को लाक्सस के नाम से पुकारा होता है। ग्रे यहाँ पे हमारे जीवू को ट्रैकर समझते हुए बोलता है कि उस लड़के ने सब बिगाड़ डाला। फाइनली इतनी मेहनत के बाद मुझे एक अच्छा खासा सैंपल मिल भी गया था, लेकिन उस लड़के ने सब बिगाड़ डाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक लम्हे के लिए मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से निकल पड़ूं, क्योंकि ट्रैकर्स अब हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाह के भी ऐसा यूजफुल सैंपल पीछे नहीं छोड़ सकता। तो लाक्सिस कुछ भी करके हमें उस सैंपल को वापस पाना ही होगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? तो इस पर लाक्सिस कहता है, मैं समझ गया हूँ प्रोफेसर। कहानी जीवू और कैदन पे एक लम्हे के लिए दोबारा से पलट के जाती है, जहाँ पे कैदन उस बिल्ली को एग्जामिन करते हुए कहता है, दिखने से तो लगता है इतनी बार जख्मी होने के बावजूद भी उसकी सांसें अभी भी चल रही है, पर शायद से अब ये बिल्ली दोबारा किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी। इसके बचने की वजह भी यही है कि ये बाकी बिल्लियों की कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी और खास है, क्योंकि ये एक अवेकनिंग कैट है। ये सब बोलते हुए कैदन अपने दिली दिल में बोल लगता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी जानवर को अवेकनिंग करते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ, मैंने इतना जरूर सुना था कि किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट से जानवर को जबरदस्ती सीमी अवेकनिंग करवाया जाता है। अगर ये बात सच है तो वह बंदा वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। कैदन इसी बात को लेके जीवू पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे समझाते हुए कहता है कि वो शख्स काफी ज्यादा खतरनाक है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे ये एक्सपेरिमेंट का सैंपल वापस नहीं मिल जाता। वहीं पर कैदन अपने दिली दिल में बोलने लगता है, इस नासमझ को पता नहीं है कि हमने जिस पानी में लहर समझ के पैर डाला है असल में वो एक दलदल है, क्योंकि कभी भी किसी जानवर पे अवेकनिंग एक्सपेरिमेंट करने की तो परमिशन ही नहीं है। अगर वो इतना सरेआम कर पा रहा है और इसके बावजूद भी वो घूम रहा है, इसका एक ही मतलब है, उसके ताल्लुकात काफी ज्यादा गहरे हैं। इसी चीज को अपने दिमाग में रखते हुए वो अपने सबूत को बचाने के लिए और उसे मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो जीवू जैसे बच्चे की जान लेना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ये सारी की सारी चीजें कैदन इस वक्त अपने दिली दिल में सोच रहा होता है और इवन के वो उसे बताने के ख्याल से भी काफी ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि उससे डर होता है कि कहीं वो जीवू को ये बताए और जीवू किसी बहुत बड़े सदमे में ही ना चला जाए। कैदन हमारे जीवू के लिए साफ साफ मायनों में काफी ज्यादा फिक्रमंद होता है, लेकिन वो ये दिखाना नहीं चाह रहा होता कि वो उसकी कितनी फिक्र करने लगा है। इन्हीं सब बातों में सुबह के 7 बज जाते हैं। हमारा जीवू नोटिस करता है कि उसे तो स्कूल के लिए लेट हो रही है, तो कैदन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ की सारी सिचुएशन संभाल लूंगा। जीवू आगे से खुशी से बोलता है, अरे वाह मिस्टर कैदन, आप काफी ज्यादा ग्रेट है। तो कैदन यहाँ पे अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि ये मैंने काफी बार सुना है। जब मैं इंसान होता था लोग मुझसे थर थर डरा करते थे। जो सुन के जीवू काफी ज्यादा खुशी से और हैरानगी से कहता है, अरे वाह, आप तो मेरी सोच से भी बढ़ के महान निकले। पर जाते जाते यहाँ पे जीवू मिस्टर कैदन से बोलता है, मैं जानता हूँ आप यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अभी आप पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुए तो तब तक आप यहीं पे रहे। ये बोलते हुए जीवू स्कूल तो चला जाता है, लेकिन जब वो दोबारा लौट के घर पहुंचता है तो वो नोटिस करता कि उसके घर में सारी की सारी बिल्लियों ने सब कुछ खा लिया और टिकार तक नहीं लिया। पर यहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर जीवू के बारे में हमें थोड़ा सा जानने का मौका मिलता है। जब वो छोटा होता था वो काफी ज्यादा बुली हुआ करता अपनी पावर्स की वजह से। अगर वो चाहता तो वो इन बुलीज को काफी
ज्यादा मार सकता था, लेकिन हमारा जीवो दिल का काफी ज्यादा अच्छा था। पर फिर भी उसे ये बातें परेशान करने लगती है। वो काफी परेशानी से अपनी मदर से पूछता है कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अगर मैं इंसान नहीं हूँ तो मैं क्या चीज हूँ? क्या मुझे किसी किस्म की बीमारी है? पर उसकी मदर उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक इंसान हो, तभी तो तुम मेरे बेटे हो। तो वो आगे से पूछता है तो फिर मेरे दोस्त मुझे मॉन्स्टर क्यों बुलाते हैं? पर उसकी मदर उसे समझाती है वो बच्चे नादान है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो जीवू एक दुख भरे अंदाज से कहता है कि मदर अगर इसमें मेरी गलती नहीं है तो हम फिर ये घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? पर आखिर उसकी ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद उसकी मदर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसे कस के गले लगाती है रोते हुए। उसी बीच में जीवू अपने दिल में सोचने लगता है, मॉम मेरा वो मकसद नहीं था, उस दिन मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था। और जब जीवू पूरे तरीके से अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था खेलने के लिए, कि तभी उसे एक कैट ने अप्रोच किया जो कि काफी ज्यादा कूल थी। तो यही रीजन एक्सप्लेन करता है कि हमारा मेन कैरेक्टर आखिर क्यों इतना ज्यादा एक कैट पर्सन है, क्योंकि जब इंसान उसे डटकारते थे वो कैट ही वो पहली चीज थी जो उसके करीब आई और उससे प्यार करने लगी। और यही सब कुछ जीवू नेक्स्ट डे में स्कूल में बैठ के अपने सपने में सोच रहा था। खैर यार, क्लास के खत्म हो जाने के बाद जीवू फौरन से भागते भागते घर जाने लगता है, क्योंकि वो मिस्टर केदन के साथ आज खेलना चाहता होता है। मैं पहले ही बताता चलो, जीवू यहाँ पे केदन को एक इंसान के साथ ही साथ एक बिल्ली भी समझता है, जिस वजह से वो मिस्टर केदन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है। पर इसी समय वो हॉलवे से भागते भागते यहाँ पे लाक्सिस के साथ टकरा जाता है। हाँ दोस्तों, ये काफी अजीब सा इत्तेफाक होता है कि लाक्सिस भी इसी स्कूल से बिलोंग करता होता है, मगर लाक्सिस को क्या पता होता है कि जीवू ही वो शख्स है जिसने वो कैट की सैंपल चुराई होती है। कहानी जीवू के घर पे जाती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं फाइनली उस बिल्ली को एक बार फिर से होश आ जाती है। उसके होश आते सारी बाकी सारी की सारी बिल्ली उसके आसपास जमा होने लगती है, मगर वो बिल्ला अभी भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है और इन बिल्लियों को खुद से दूर हटाने लगता है। इससे पहले वैसे कुछ नुकसान भी पहुंचा पाता कि मिस्टर केदन उसे एक लात मार के वहीं पे सुला डालता है। जिन सब में जीवू अब जैसे ही घर पहुंचता है कि सारी की सारी बिल्लियां उससे अपनी लपेट में ले लेती है। वो बिल्लियां उसे काफी ज्यादा प्यार करती होती है। साथ ही साथ केदन यहाँ पे जीवू को बताता है कि ठीक तुम्हारे आने से पहले उस बिल्ली को होश आई थी, लेकिन तुम्हारे आने से पहले पहले ही वो सो भी गई। ये सुन के जीवू की जान में जान आती है। केदन यहाँ पे उसे एक सवाल पूछता है, वैसे जीवू इसमें मेरा कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि तुम इन कैट्स को एक पेट की तरह नहीं रखते, ये सारी की सारी स्ट्रे कैट्स है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने कैट्स के लिए काफी तरह तरह के टॉयज रखे हुए हैं ताकि वो आती जाया करे। तो इसी बात पर जीवू इसे एक्सप्लेन करने लगती है, क्योंकि मेरी सबसे पहली दोस्त एक बिल्ली ही थी। जब मुझसे कोई भी इंसान दोस्ती नहीं करता था, वो मेरे दुख बड़े साथ में मेरा साथ देती थी, पर एक रोज वो अचानक से गायब हो गई। मैंने उसे काफी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। फिर इसके बाद मैंने घर भी आगे चल के चेंज कर लिया, पर चूंकि मेरी पहली दोस्त एक बिल्ली ही थी, तो इसी वजह से मैं जब भी किसी बिल्ली को दुख में देखता हूँ तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। ये सब बोलते हुए जीवू यहाँ पे सोने की तैयारी करने लगता है, और इससे पहले वो सो भी जाता, वो यहाँ पे मिस्टर केदन का शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है कि मिस्टर केदन के यहाँ पे आने से उसे कितनी ज्यादा खुशी है, और साथ ही साथ वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तब तक यहाँ पे रुके रहो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। उसके सो जाने के बाद मिस्टर केदन को हम देख पाते हैं कैसे हमारे जीवू पे एक दया सी आने लगती है, और अब कहीं ना कहीं मिस्टर केदन भी जीवू की कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जहाँ पे आखिर में यहाँ पे केदन अभी भी जीवू को ही घूर होता है, जहाँ पे वो कैसे इतने प्यारे तरीके से बिल्लियों के साथ घुल मिल के सो रहा होता है। मिस्टर केदन ने आज तक कभी भी इतनी ज्यादा जेंटल सोल को नहीं देखा होता जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर है। कहानी ग्रे पे दोबारा से पलट के जाती है, जहाँ पे वो इसी तरीके से बेइंसानियत वाले एक्सपेरिमेंट मासूम जानवरों पे कर रहा होता है, पर इन सारे एक्सपेरिमेंट की वजह से वहाँ पे मौजूद एक एक जानवर मारा जाता है। ग्रे अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करते हुए कहता है कि अभी तक कोई भी मुझे एक परफेक्ट सैंपल नहीं मिला जैसे कि मुझे वो बिल्ली मिली थी। तो इसी वजह से वो तंग आके अपने चमचे लाक्सिस को ऑर्डर देता है कि जाके मेरे लिए और जानवर को इकट्ठा करो। तो लाक्सिस उसी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है कि मैं आए दिन काफी बिल्लियां पकड़ के लाता हूँ, जिस वजह से यहाँ पे पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है आए दिन बिल्लियों के गायब होने की वजह से। अरे वाह भाई, इनका कानून तो चेक करो, यहाँ पे बिल्लियों के गायब होने से भी पुलिस एक्टिव हो रही है, और यहाँ पे तो बंदा मर जाता है तब भी कोई परवाह नहीं करता। पर उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के ग्रे काफी ज्यादा गुस्से में आके अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लाक्सिस के मुंह पे एक टापा मारता है, जिसमें इतनी ज्यादा ताकत
होती है कि लाक्सिस अपने सर से ब्लीड करने लगता है। तब ग्रे उससे बताता है कि मैं तुम्हारा मेंटर हूँ और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे आगे जबान चलाई। कहानी पलट के लॉर्ड केदन पे जाती है, जहाँ पे केदन अपनी अवेकनिंग पावर को टेस्ट आउट कर रहा है कि क्या वो अभी फुल तरीके से रिकवर हुआ भी है या फिर नहीं। पर इस टेस्ट के बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसके जिस्म में काफी कम अवेकनिंग की ताकत बची है। ऊपर से जो बची कुची पावर उसके जिस्म में जमा हो रही थी वो लॉर्ड केदन ने हमारे जीवू को दे दी थी बैटल की फॉर्म में। अब यहाँ पे लॉर्ड केदन जीवू के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो नोटिस करता है कि जीवू को शायद से डरावने सपने आ रहे हैं। तो इसी बात पर केदन कहने लगता है कि इस बात के लिए मैं तुम्हें कसूरदेह नहीं ठहराता। दरअसल कल परसों से ही तुम्हारे साथ एक से एक दुर्घटना पेश आती चली जा रही है। ऐसी सूरत-ए-हाल में डरावने ख्वाब आना या डरावने सपने आना काफी ज्यादा नॉर्मल है। पर तभी यहाँ पे हमारा जीवू नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है कि मेरी चेस्ट पे काफी ज्यादा वजन आ रहा है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि असल में यहाँ पे केदन उसके पेट के ऊपर बैठा होता है और केदन इतना ज्यादा मोटा है जिस वजह से जीवू को कुछ ऐसा मालूम हो रहा होता है कि जैसे कि किसी पहाड़ के नीचे दबड़ा हो। केदन अब उसके पेट से जैसे तैसे करके उतरता ही है कि इसी बीच में हमारे जीवू की आंख खुल जाती है। वो उठते सारी बोलने लगता है कि मुझे एक डरावना ख्वाब आ रहा था जहाँ पे जैसे कि मैं किसी पहाड़ के नीचे दबड़ा हूँ। लेकिन हाँ, वो इतना जरूर बताता है कि उस सपने का ताल्लुक कहीं ना कहीं उसके साथ होने वाली उन चीजों की वजह से हो रहा है। जीवू यहाँ पे उसी अवेकनिंग ग्रे नामी शख्स से जहमत होकर कहने लगता है कि उस शख्स को लेके अब मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है। शायद से जीवू एक्सप्लेन करता है कि उसका पाला जल्दी उसे दोबारा पड़ेगा। जो सुनकर केदन कहने लगता है, हाँ ये सब तुम इसलिए सोच रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा समझाया तुम्हारी सिचुएशन को लेके। दिखने से तो लगता है कि तुम इडियट नहीं हो और सिचुएशन को समझने की जहमत रखते हो। यहाँ पे केदन की बातें साफ साफ मायनों में यही गवाही दे रही होती है कि केदन को आखिर जीवू की कितनी ज्यादा फिक्र है। इसी बात को लेके जब जीवू उसे बताता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इस दुनिया में कोई और भी है जो मेरी चिंता करता है। पर यह सुनने के बाद यहाँ पे लॉर्ड केदन उसमें भड़क उठता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। अब बात इसी टॉपिक पे चल रही होती है। केदन उससे बताने लगता है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है मैं तुम्हें कुछ एक दो चीजें सिखा सकता हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम काफी बेहतर तरीके से अपनी पावर्स को समझ पाओगे। अगले ही पल में हम लॉर्ड केदन को हमारे जीवू को लेक्चर देता हुआ सुनते हैं। केदन उसे एक्सप्लेन करता है कि चलते हुए समय के साथ तुम्हारी पावर्स में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, पर आज के लेक्चर में मैं तुम्हें मजीद पावर्स को बढ़ाना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि इसके बजाय मैं तुम्हें उन बढ़ाई हुई पावर्स को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर्स को समझ लो, जितनी भी अब तक तुमने डेवलप किया है, तुम पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। मेरे इस ट्रेनिंग मेथड से तुम काफी कुछ सीखोगे, लेकिन मैं पहले ही बता दूं इसमें टाइम लगेगा और आखिर इसमें कितना टाइम लग सकता है वो तो तुम्हारे टैलेंट पे डिपेंड करता है। जीवू आगे से सवाल उठाता है, तो इन मेथड्स का इस्तेमाल करके आखिर आपको कितना टाइम लगा अपनी पावर्स को समझने के लिए? आगे से केदन फ्लेक्स मारते हुए कहता है, अबे नादान लड़के, इस मेथड को तो मैंने ही बनाया है। खैर यार, इस बार भी केदन पिछली बार की तरह ही अपने पंजे से हमारे जीवू को छूने का ट्राई करता है। और हाँ भाई लोगों, इस बार वो सर पे नहीं बल्कि उसके दिल पे छूते हुए कहने लगता है कि इस वक्त अवेकनिंग लोगों की पावर्स बिल्कुल ब्लड फ्लो की तरह होती है। हमारा दिल ही हर एक धड़क के साथ हमारी पावर्स को जिस्म के एक एक कोने में फ्लो करवाता है। अब मैं तुम्हारे जिस्म के अंदर पिछली बार की तरह अपनी थोड़ी सी ताकत को छोड़ने लगा हूँ। तुम्हारा इस बार इस पावर को इस्तेमाल करने के बजाय ये काम है कि तुम इसे अपनी हर एक हार्ट बीट के साथ महसूस करो कि कैसे वो तुम्हारे जिस्म के हर एक कोने कोने में फैल रही है। जब तुम इसे पूरे तरीके से महसूस करना सीख जाओगे, तुम अपने जिस्म के हर एक कोने कोने में से अपनी पावर को अनलीश कर पाओगे। केदन की पावर को अनलीश करते यहाँ पे हमारा जीवू अपने दिल के ऊपर एक बहुत बड़े बोझ को पाता है। इसके चलते ही उसका पूरा का पूरा जिस्म अपनी अवेकनिंग पावर से भड़क उठने लगता है। ये सेंसेशन ज्यादा से ज्यादा 10-20 सेकंड के लिए ही रहती है, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। केदन उसे एक्सप्लेन करता है, अभी जो तुमने महसूस किया वो मेरी पावर्स के थ्रू किया, एक दिन तुम्हें अपनी पावर्स को खुद ही महसूस करना होगा। यहाँ पे केदन को लगने ही लगता है कि सब कुछ खत्म हुआ कि उसके पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब उसका ध्यान जीवू के जिस्म पे पड़ता है और वो नोटिस करता है कि जीवू अब अपने आप ही सर से लेके पैर तक सारी की सारी एनर्जीज को फ्लो कर पा रहा है। केतन ने आज तक कभी भी किसी को भी इतने कम समय में इम्प्रूव करते हुए नहीं देखा है। यूं ही कुछ देर बाद धीरे धीरे करके ये पावर्स अपने आप ही खत्म होने लगती है, लेकिन यहाँ पे जीवू ने काफी खूबसूरती से अपने पूरे के पूरे जिस्म में इस पावर को फैला रखा होता है। ये चीज केतन ने जरा भी एक्सपेक्ट तक नहीं की होती कि हमारा जीवू इतने अच्छे तरीके से पूरे के पूरे तरीके से उसकी एनर्जी को अपने पूरे के पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। लेकिन इन्हीं
सब में यहाँ पे जीवू थक जाता है और वो यहाँ पे केदन से माफी मांगते हुए कहता है, मेरे ख्याल से मेरा टैलेंट आपके कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, या शायद से मेरे पास कोई टैलेंट तक नहीं है। यहाँ पे जीवू को ये गलतफहमी होती है कि शायद से उसने केदन को डिसअपॉइंट किया, पर शायद से उसे ये मालूम नहीं होता कि केदन ने आज तक कभी भी किसी को इतनी खूबसूरती से पहली ट्राई में ये करते हुए नहीं देखा। देखते ही देखते यहाँ पे जीवू के स्कूल का वक्त हो जाता है, जहाँ पे फौरन से अपनी किटीज के लिए खाना डाल के यहाँ से निकल लेता है। उसके चले जाने के बाद भी केदन दिल ही दिल में यहाँ पे जीवू की दाद दे रहा होता है कि आखिर जीवू वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये बात उसे खुद भी नहीं मालूम। पर तभी वो अपना माइंड चेंज करते हुए कहता है कि नहीं, मेरा मेथड ही शायद से इतना ज्यादा खास है कि जीवू फौरन से सीख गया। दूसरे सीन में हम जीवू को क्लास में बासी बढ़ते हुए देखते हैं, क्योंकि कई रातों से वो सोया नहीं होता और ठीक तरीके से इसे रेस्ट करने का वक्त तक नहीं मिला होता। वो यही सोच रहा होता है कि काफी कम समय में कितना कुछ हो गया और इसी सोच को सोचते सोचते उसकी कब आंख लगती है उसे खुद भी नहीं मालूम पड़ता। इसी बात को लेके टीचर यहाँ पे जीवू पे गुस्सा हो जाता है और वो इसे इस बार जाने देता है क्योंकि जीवू काफी ज्यादा लायक स्टूडेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे टीचर लाक्सिस का भी जिक्र करते हुए कहता है कि लाक्सिस काफी वक्त से स्कूल नहीं आ रहा, किसी को उसके बारे में पता है। दोस्तों मैं बताता चलो, लाक्सिस वही बंदा है जो कि ग्रेग का चमचा है और एक वक्त में हमारे जीवू के साथ टकराया भी था। मगर हिरांगी की तो ये बात होती है कि वो जीवू की क्लास में ही होता है और सबसे बढ़ के वो जीवू के बिल्कुल बगल में ही बैठता होता है। पर कुछ दिनों से उसका डेस्क पूरे तरीके से खाली होता है, जो देख के जीवू सोचने लगता है कि कहीं लाक्सिस किसी मुश्किल में तो नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ पे स्कूल ओवर हो जाता है। जीवू जब अपने घर को लौट के जा रहा होता है कि इसी बीच में उसकी नजर लाक्सिस पे पड़ती है, जहाँ पे कुछ गुंडे वगैरह उससे किसी किस्म की डिमांड कर रहे होते हैं और उसे कुछ इलीगल चीजों को लाने के लिए बोल रहे होते हैं। और यही सब कुछ हमारा जीवू थोड़ी दूरी से नोटिस करता है। उन्हीं सारे गुंडों में से एक बंदा लाक्सिस का बैग छीन के जैसे ही खाली करता है तो उसमें काफी तरह तरह के कैट्स फूड निकलते हैं। थोड़ी देर गुजरने के बावजूद भी जब पुलिस यहाँ से जाने का नाम तक नहीं लेते तो जीवू को ना चाहते हुए भी दखल अंदाजी करनी पड़ती है। मगर वो गुंडे उससे वार्न करते हैं कि बच्चे अपने काम से काम रख, वरना तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीवू इनकार करते हुए कहता है कि लाक्सिस उसका क्लास फेलो है और वो इसे नहीं छोड़ के जाएगा। उसकी ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद एक बुली काफी ज्यादा गुस्से में आके जैसे जीवू को पंच मारने की कोशिश करता है तो जीवू काफी आसानी से उसके पंच को डॉज कर लेता है। मगर वो गुंडा यहाँ पे भी ना रुकता। वो गुंडा उस पर जैसे जैसे लगातार वार करने की कोशिश करता रहता, लेकिन हमारा जीवू आसानी से डॉज पे डॉज करता चला जाता है। इसके बाद उन पुलिस के बाकी दोस्त भी मिलकर हमारे जीवू पे वार करने की कोशिश दोबारा से करते हैं, पर एज यूजुअल जीवू उनके आसानी से वारों को झुटलाते हुए ऐसे डॉज करता है जैसे कि वो उनके आगे कचरा हो। आखिरकार तंग रह के वो पुलिस थक हार के यहाँ से खुद ही अपने आप चले जाते हैं। उन पुलिस के चले जाने के बाद लाक्सिस अपने रास्ते पे निकल पड़ता है। जीवू बीच रास्ते में उससे बात करने की कोशिश तो करता है, पर लाक्सिस उससे कोई जवाब तक नहीं देता। थोड़ी देर में जीवू वापस थक हार के अपने घर पहुंच जाता है, पर वो नोटिस करता है कि केदन अचानक से उसके घर से गायब हो चुका है। ये देख के जीवू को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और उससे लगने लगता है कि शायद से केदन गुड बाय कहे बिना ही उसे छोड़ के चला गया। यही सोच के यहाँ पे जीवू केदन को गाली बकते हुए कहता है, इसकी माँ का, इसने मुझे गुड बाय तक नहीं कहा। पर दोस्तों हमें मालूम पड़ता है कि असल में केदन वॉशरूम में हग रहा होता है और अगले ही पल में केदन उससे काफी ज्यादा नाराज होता है। तो जीवू आगे से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको गाली नहीं बकना चाहता था, बस मुझे लगा कि आप गुड बाय कहे बिना ही यहाँ से चले गए। केदन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है, मगर सबके बावजूद भी केदन उससे ज्यादा देर के लिए नाराज ना रह पाता। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि उस जंगली बिल्ली को भी होश आ जाती है। वो बिल्ली दोबारा से उठते सारी फ्रस्ट्रेशन को शो करने की कोशिश ही करती है कि तभी उसका ध्यान केदन पे पड़ता है और उसे याद आता है कि केदन ने उसे सब अपने एक ही वार से पिछली बार सुला डाला था, तो इसी वजह से वो दोबारा से केदन पे अटैक करने की कोशिश नहीं करती। तो बस वो वहीं पर चुपचाप शांत होकर बैठ जाती है। ये देख के हमारा जीवू नोटिस करता है कि ये बिल्ली तो शायद अब पूरे तरीके से शांत है। इवन के जीवू उसके पास जाते हुए उसे अपनी बाहों में भी उठा लेता है और वो बिल्ला अभी भी पूरे तरीके से शांत रहता है। जीवू अब उसकी हालत ये देख के कहने लगता है कि पिछली बार तुमने मुझे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया था क्योंकि ये लोगों के लिए खतरा थी, पर अब मेरे ख्याल में ये बिल्ली पूरे तरीके से शांत है, तो क्या अब मैं इसे हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ? केदन उसे इजाजत दे देता है, लेकिन यहाँ पे जीवू उसे भी अपने साथ ले जाने की जिद करने लगता है, जिसपे शुरू में तो केदन उसी अपने सख्त रवैये में होता है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं, लेकिन आखिर में वो मान ही जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इस कैट को सुकुना का नाम देंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा सुकुना जैसी
जैसी दिखती है। खैर यार, हमारा जीवू जब सुकुना को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है तो आसपास की लड़कियां हमारी लॉर्ड केडेंस से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी इतनी ज्यादा मोटी और फ्लफी बिल्ली नहीं देखी होती। पर इस वजह से केतन काफी ज्यादा इंसल्ट को फील कर रहा होता है। उधर ही यहाँ पे जीवू बताता है कि उसे लॉर्ड केडेन के साथ इस तरह की वॉक पे जाने का काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए तो वो उसे बार बार इंसिस्ट करता है अपने साथ जाने के लिए। और जब ये लोग इस बिल्ली को शाम के समय में डॉक्टर के पास ले जा रहे होते कि तभी वहाँ से लाक्सिस का भी गुजर होता है। तब और फिर तभी लाक्सिस का ध्यान हमारे जीवू के हाथ में उसी सुकुना की कैट पे पड़ता है, जो देख के तो लाक्सिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि जिसने मुझसे उस कैट को चुराया वो कोई और नहीं बल्कि ट्रैकर है, तुम्हें काफी ज्यादा चुकंदा रहना होगा। ये सब अपनी आंखों से देख कर लाक्सिस अब यहाँ पे जीवू को एक ट्रैकर समझने लगता है। तो यार, इन्हीं समय यहाँ पे जीवू इस कैट को लेके अब सीधा केयर टेकर में पहुंच जाता है, जहाँ पे थोड़ी सी जानबींच करने के बाद डॉक्टर बताती है कि इस बिल्ली को काफी ज्यादा हैवी डोज के ड्रग्स दिए जा रहे थे, पर फिलहाल तो ये बिल्ली पूरे तरीके से स्टेबल है। साथ ही साथ जीवू ये भी नोटिस करता है कि आजकल इस केयर टेकर में काफी तरह तरह की बीमार बिल्लियां भी पड़ी हुई है। इवन के डॉक्टर भी बताती है कि आजकल कोई अनजान बिल्लियों को ला के इधर रख देता है और साथ ही साथ इनकी फीस भी जमा करवा देता है। ये चीज कुछ दिन से हमारे मोहल्ले में बढ़ती चली जा रही है, जो सब अपनी आंखों से देख के केतन को यहाँ पे शक होने लगता है कि शायद से उसके पीछे वही अनजान किस्म के अवेकनिंग वाले लोग हैं, जो कि इन बिल्लियों पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। कहानी लाक्सिस और ग्रे पे जाती है, जहाँ पे लाक्सिस अपने मास्टर से सवाल पूछता है, जिस ट्रैकर ने आपसे आपकी बिल्ली चुराई है, क्या आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? उसका मास्टर इसके रिप्लाई में बोलता है, वो शख्स सुपर स्पीड का मालिक था, उसने अपनी खतरनाक किस्म की डैश का इस्तेमाल करते हुए मेरे नजरों के सामने से उस बिल्ली को लेके गायब हो गया। वैसे तो उस ट्रैकर को ठिकाने लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन बस उस वक्त मैं थोड़ा सा तैयार नहीं था। पर हाँ, मैं इतना बता दूं, एक ट्रैकर होने के भी नाते वो कुछ ज्यादा ही तेज था। ये सब बोलते बोलते ग्रे काफी ज्यादा लाल पीला होके बोलने लगता है, अगर अगली बार वो मुझे दिखा तो मैं इसकी जान को अपने हाथों से नोचूंगा। अगले सीन में लाक्सिस जैसे अपनी क्लास में एंटर करता है तो जीवू उससे थोड़ी दूरी से वेव करते हुए कहता है कि लाक्सिस कैसे हो। लाक्सिस भी यहाँ पे जीवू को देख के सोचने लगता है कि क्या ये ट्रैकर है, क्या ये मेरे इंतजार में था। ये सब कुछ अपने दिल में बोलते हुए लाक्सिस मुंह पे कुछ भी नहीं लाता और वहाँ पे चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। जब टीचर यहाँ पे जैसे तैसे करके पढ़ा रही होती है तो लाक्सिस नोटिस करता है कि हमारा जीवू अभी भी अपनी बिल्लियों की तस्वीर में ही घुसा हुआ है और उसे इस बचकाना किस्म के एक्सप्रेशन देता देखकर यहाँ पे लाक्सिस दिल ही दिल में सोचने लगता है, ट्रैकर्स काफी प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन होते हैं, जिन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना काफी बेहतर तरीके से सिखाया जाता है। और अब तक मैं जितने भी ट्रैकर से मिला हूँ वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, तो क्या ये भी बोंदू ट्रैकर है? जिन सब के बाद हमारा जीवू जब दोबारा से घर लौट के जा रहा होता है कि इसी में उसकी नजर एक कैट पे पड़ती है। हाँ, एक स्ट्रे कैट पे, जो कि दिखने से थोड़ी भूखी लग रही होती है। जीवू फौरन से अपने बैग से ट्रीट निकाल के उसे खिलाने लगता है और जब उसे प्यार से खिला रहा होता है कि इसी बीच में यहाँ पे लाक्सिस आ जाता है। लाक्सिस इस पूरी सीरीज में यहाँ पे पहली बार हमारे जीवू के साथ इंटरेक्ट करते हुए कहता है, जीवू, कल जो तुम्हारे पास एक कैट थी जिसे तुम केयर टेकर लेके गए थे, आखिर तुमने उस कैट को कहाँ से ढूंढा? जीवू बताता है कि मैंने इसे बहुत पहली बार देखा था, ये मेरे पास खुद ही चली आई थी, मगर फिर अचानक से वो कहीं गायब हो गई और फिर दोबारा से मुझे जख्मी हालत में मिली और चूंकि वो अभी भी जख्मी थी तो मैंने सोचा कि मैं उसका थोड़ी देर के लिए ख्याल रखूं। जीवू उससे सवाल पूछता है, आखिर तुम उस कैट के बारे में क्यों जानना चाह रहे हो? तो लाक्सिस आगे से सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हुए कहता है, ओह वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा वो मेरी बिल्ली है। ये सुनते सारी जीवू उसकी फीलिंग्स को समझ पाता है, क्योंकि वो भी एक कैट पर्सन है और कैट से प्यार काफी ज्यादा दिल के करीब होता है, जिस वजह से जीवू से फौरन से कहता है, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी उस बिल्ली को लाता हूँ और तुम उसे देखो कि वो तुम्हारी है या फिर नहीं। ये बोलते हुए जीवू काफी तेज से उस कैट को उठाने चला जाता है, जो सब देखकर लाक्सिस के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि ये पर्सन वाकई में ट्रैकर है, पर अगर ये वाकई में ट्रैकर होता तो ये तो कभी भी मुझे उस बिल्ली को देखने की इजाजत भी ना देता, जिस बिल्ली पर जबरदस्ती अवेकनिंग के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वहीं पर हम जीवू को देखते हैं जो कि घर आते सारी फौरन से इस बिल्ली को उठा के यहाँ से निकलने की करता है। केदन के पूछने पे
जीवू उसे बताता है कि मेरे ख्याल से मैंने उस कैट के असली मालिक को ढूंढ निकाला है। वो केदन को तसल्ली देते हुए कहता है कि केदन आप यहाँ पे आराम कीजिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अगले सीन में कहानी जीवू और लाक्सिस पे जाती है, जहाँ पे जीवू उसके लिए वो कैट ले आता है। जिस कैट को देखते सारे लाक्सिस फौरन से उसे पहचान लेता है कि ये वही कैट है जिस पर उसका मास्टर ग्रे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो वो जीवू से बताता है कि हाँ यही है मेरी बिल्ली। मगर वो बिल्ली उसे देख के काफी ज्यादा बेचैन हो जाती है, क्योंकि मास्टर ग्रे जब भी उस पर खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट करता था तो पीछे से यहाँ पे लाक्सिस भी मौजूद होता था। तो इसी वजह से लाक्सिस को अपने सामने देख के वो कैट काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। उस कैट को इतना ज्यादा अग्रेसिव होता देख के जीवू समझ जाता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि कैट चाहे भले ही अपने मालिक से थोड़ी दूर रहती है लेकिन वो कभी भी इतना ज्यादा अग्रेसिव बिहेव नहीं करती। जीवू यहाँ पे थोड़ी परेशानी से लाक्सिस से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है, मत बता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लाक्सिस अब यहाँ पे छुपाने की कोशिश नहीं करता और वो फौरन से कहता है कि जीवू इस बिल्ली को मेरे हवाले कर दो। लाक्सिस उसे समझाने लगता है, जीवू अगर तुम इस बिल्ली को अपने पास रखोगे तो काफी ज्यादा तुम दिक्कत का सामना करोगे। मगर जीवू उसे देने से इनकार करता है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी यहाँ पे लाक्सिस फोर्स का इस्तेमाल करते हुए वो अपने खतरनाक किस्म के वार को हमारे जीवू की गर्दन के पीछे मारता है। जीवू वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और जब लाक्सिस यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके जबरदस्ती उस कैट को उठा के यहाँ से जाने ही लगता है कि उतने में ही लाक्सिस अपनी पीठ पीछे जीवू को अपने पैरों पे खड़ा हुआ पाता है। तो लाक्सिस परेशानी से कहता है कि मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके इसकी नर्व पे वार किया, पर इसके बावजूद भी कैसे अपने कदमों पे खड़ा है। जीवू को यहाँ पे अपने से कई गुना ज्यादा बढ़ के उस मासूम बिल्ली की फिक्र होती है। जीवू पूछता भी है कि आखिर तुम इस सुकना कैट से क्या चाहते हो। तो इस पर लाक्सिस कहने लगता है, जीवू ये मैं नहीं जानता कि तुम ट्रैकर हो या फिर नहीं, मगर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस कैट से दूर रहो। तो यहाँ पर जीवू उसके मास्टर का जिक्र करते हुए कहता है, क्या तुम रेड कोट वाले शख्स के लिए काम करते हो। तो लाक्सिस यहाँ पे सीरियस होकर कहने लगता है, अब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये कैट आखिर सही मानों में तुम्हारे हाथ में कैसे लगी, पर अब मैं समझ गया, तुमने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इस कैट को मेरे मास्टर से चुरा लिया। यहीं पर लाक्सिस को अपने मास्टर की बात याद सिताने लगती है। उसने उसे बताया होता है कि उस लड़के के पास सुपर स्पीड है। यही सोच के जीवू यहाँ पे अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उस पे पलट के वार करता है। इसी बीच में लाक्सिस अपने दिल में कहने लगता है, चाहे भले उसके पास सुपर स्पीड हो, लेकिन अगर मैं उसकी पावर को एक्टिवेट करने से ही उससे पहले वार करूं तो उससे अपनी स्पीड को काम में लाने का मौका तक नहीं मिलेगा। और अब हम देख पाते हैं आखिर कैसे लाक्सिस उसे लगातार अपनी साइकिक पावर से इधर उधर पटक रहा होता है, इवन कि वो यहाँ पे जीवू को अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करने का मौका तक नहीं दे रहा होता। पर जीवू ने यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की होती है, जिस वजह से वो ऐसी सिचुएशन में भी अपनी स्पीड को इस्तेमाल करने में कामयाब होता है। जीवू यहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके लाक्सिस को चोट नहीं पहुंचाना चाहता होता, जिस वजह से वो लाक्सिस पर हमला करने के बजाय उससे वो बिल्ली चुराने की कोशिश करता है। और इस चीज का अंदाजा लाक्सिस को था, जिस वजह से जीवू के रेंज में आते सारे लाक्सिस पहले से उस पर अटैक करने के लिए तैयार बैठा होता है, जिस वजह से लाक्सिस का प्लान काफी अच्छे से काम भी कर रहा होता है। जिस तरीके से जीवू अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, ये देख के अब लाक्सिस को पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है कि हमारा जीवू एक ट्रैकर नहीं है, क्योंकि ट्रैकर्स को काफी अच्छे से अपने दुश्मन की जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे बढ़ के यहाँ पे जीवू जिस तरीके से अटैक कर रहा है उसके लिए लाक्सिस का अंदाजा लगाना ही काफी है। तो मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर दूं, लाक्सिस चाहे भले ही जीवू की स्पीड के साथ मैच तो नहीं कर सकता, मगर लाक्सिस को इतना पता है कि वो उससे इस बिल्ली को चुराने की कोशिश करेगा, जिस वजह से उसने ऑलरेडी उस बिल्ली के करीब अपने अटैक को तैयार करके रखा होता है। पर जो थोड़ा बहुत भी शक की गुंजाइश यहाँ पे लाक्सिस के दिल में छुपी होती है कि शायद से जीवू ट्रैकर तो हो ही सकता है, तो यहाँ पे लाक्सिस उसे पीटते हुए और उसे दीवार से टिका के कन्फर्म करवाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम किसके लिए काम करते हो और तुम क्या चाहते हो, क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो। जीवू उसकी बातों को नहीं समझता और वो पूछता है कि ट्रैकर क्या होता है, बस से बता, मैं तुम्हारा पीछा क्यों ही करूंगा। लाक्सिस जीवू की इन बातों से ही समझ जाता है कि इसे इन अवेकनिंग्स वाले लोगों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और ना कि वो अपने मास्टर की तरह बिल्कुल एक पत्थर दिल का नहीं होता, जिस वजह से लाक्सिस यहाँ पे जीवू को जिंदा छोड़ देता है। जीवू अब यहाँ पे काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है, उसमें इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो लाक्सिस का पीछा भी कर पाता। जीवू बस यहाँ से लाक्सिस को चुपचाप जाता हुआ देखने के अलावा कुछ भी ना कर पाता।
कुछ भी नहीं। तो यार जीवू यहाँ पे खुद को कोसने लगता है कि उसने उस बेचारी बिल्ली को उसी दोज़ख में दोबारा से फेंक डाला जिस नर्स से वो लगातार भागने की कोशिशों में जारी थी। पर यही सोच के यहाँ पे जीवू को मोटिवेशन मिलती है कि वो लाक्सिस का पीछा करेगा। कहानी पलट के केदन पे आती है जो कि मजेदार तरीके से अपनी बासी बढ़ के नींद को पूरी कर रहा था। पर अब उसे यहाँ पे जीवू की चिंता सी होने लगती है कि अब तक तो जीवू को वापस घर पहुंच ही जाना चाहिए था। तो इसी वजह से केदन यहाँ पे बाहर जीवू को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर ही कहानी मास्टर ग्रे और उसके स्टूडेंट लाक्सिस पे जाती है जहाँ पे लाक्सिस उसे खोए हुए सैंपल को उसे वापस लौटा देता है। ये देखकर मास्टर ग्रे को अपने स्टूडेंट पे काफी ज्यादा फख्र महसूस होता है। पर यहाँ पे वो उसे ट्रैकर वाले लड़के के बारे में भी पूछने लगता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा जीवू होता है। लाक्सिस उसे बताता है कि सुपर स्पीड की वजह से वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। जो देख के ग्रे को थोड़ा गुस्सा तो आता है लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा खुश होता है कि अब वो अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से शुरू कर पाएगा। उधर ही हम इसी अड्डे के बाहर जीवू को भी देख पाते हैं जो कि जीवू उसका पीछा करते करते यहाँ तक जा पहुंचा होता है। पर यहाँ पे जीवू को एक नुकसान भी होता है क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि उसने काफी बार अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर रखा है। तो शायद से अब बैटल अंदर लड़ने के दौरान जीवू यहाँ पे बार बार अपनी स्पीड पे रिलाई ना कर पाए। जीवू यहाँ पे जैसे तैसे अंदर झांक रही होता है कि इसी बीच में उससे अपने एक साइड से आवाज आती है कि अंदर तुम किसको ढूंढ रहे हो। जीवू जब इस आवाज की ओर अपने मुंह को फेरता है तो वो वहाँ पे मास्टर ग्रे को पाता है। सीन शिफ्ट होके दोबारा से केदन पे जाता है जहाँ पे केदन गलियों में हमारे मेन कैरेक्टर जीवू को ढूंढ रहा होता है। पर मजे की तो बात यह होती है कि वो उसे जितना मर्जी ढूंढता वो उसे उतना ही खोया हुआ पाता। ये देख के केदन उस आने वाले खतरे को महसूस कर पाता है कि जीवू के साथ कुछ तो गलत हो रहा है क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी उसके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं और मैंने उसे ले लो करने का कहा था, मतलब कि छुपे रहने के लिए कहा था। तो यहाँ पे सीन दोबारा से कट हो जाता है और कहानी हमारे जीवू और उस मास्टर ग्रे पे जाती है। यहाँ पे मास्टर ग्रे उसके कपड़े और उसके यूनिफॉर्म को देखकर कहने लगता है तुम तो वही ट्रैकर नहीं हो जिसने मुझसे उस बिल्ली को छुपाया था। जो सुनकर जीवू यहाँ से फोन से अपनी जान बचा के पीछे हटने की कोशिश करता है। बद से बदतर वो यहाँ पे अपनी सुपर स्पीड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसने लाक्सिस के खिलाफ अपनी सारी की सारी स्पीड का इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है। तो ग्रे यहाँ पे उसे अपनी साइकिक पावर से उड़ा के दीवार में पटक डालता है। वहीं पे अंदर हम लाक्सिस को भी देख पाते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पे जीवू को नोटिस करता है जो कि इस वक्त काफी बुरे तरीके से लाक्सिस के मास्टर से पिट रहा है। इसी बात पर यहाँ पे लाक्सिस को जीवू पे दया आने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों ही आए। उधर ही बार हम जीवू को देख पाते हैं जो कि उसके पिछले वार की वजह से काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया होता है। जीवू यहाँ पे दोबारा से अपनी सोनिक स्पीड का इस्तेमाल करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो स्पीड 0.5 सेकंड में ही खत्म हो जाती है और बस फिर पीछे से आता है मास्टर ग्रे का कमर तोड़ हमला जो कि उसे उड़ा के आगे फेंकता है। थोड़ी देर में यहाँ पे लाक्सिस भी पहुंच जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि कैसे वो जीवू की बहाने से जान बचा ले। तब तक वो नोटिस करता है कि उसका मास्टर बस अपनी साइकिक पावर से उसकी जान को नोचने को ही जा रहा है। तो तभी यहाँ पे लाक्सिस सिचुएशन को संभालते हुए अपने मास्टर से बोलता है कि वो अब दोबारा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा एटलीस्ट इस बैटल में तो, क्योंकि मुझसे लड़ते दौरान मैंने ऑलरेडी उससे काफी बार दीवारों से पटका है। वो अपने मास्टर से परमिशन मांगने लगता है कि प्लीज मुझे इजाजत दे कि मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूं और आप जाके अपने एक्सपेरिमेंट पे फोकस करें। उसका मास्टर शुरू में तो यहाँ से जाने लगता है पर बीच रास्ते में उसका मन बदल जाता है और वो पलट के दोबारा से हमारे जीवू पे वार करता है और ऐसा करते हुए वो जीवू की टांगों को भी तोड़ देता है। एटलीस्ट अब वो बिल्कुल अपनी स्पीड का इस्तेमाल कुछ दिनों तक तो नहीं कर पाएगा। उसका मास्टर उसे बताता है वैसे तो मैं ये तुम्हें ही सिचुएशन छोड़ने वाला था लेकिन इस बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई किसने मेरे एक्सपेरिमेंट को चुराया। ये बोलते हुए उसका मास्टर अब यहाँ पे काफी बुरे तरीके से और गिलौने तरीके से हमारे जीवू को बुली और टॉर्चर करने लगता है। आखिर उसकी हालत देख के लाक्सिस ना चाहते हुए भी अपने मास्टर पे चिल्लाता है और वो उसे बताता है कि ये कोई ट्रैकर नहीं है बल्कि ये मेरे स्कूल का ही स्टूडेंट है और उससे वो सारी की सारी सिचुएशन जीवू को लेके एक्सप्लेन करता है। पर इस बात से उसका मास्टर उससे नाराज हो जाता है कि तुमने ये राज क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारे स्कूल से ही बिलोंग करता है। इसी बात से गुस्सा होते हुए उसका मास्टर इवन की अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल अपने स्टूडेंट के खिलाफ करता है और उसे पटक के दूर उड़ा के फेंकता है। इन सब के बाद बस वो हमारे जीवू की भी जान को अपने हाथों से दबोचने को जा रहा होता है और नचोड़ने को जा रहा होता है कि इसी समय एक अनजान किस्म का धमाका उसके मास्टर के काफी करीबी में फटता है जो कि एक तरह से वार्निंग शॉट थी। वो अटैक किसी और ने
बल्कि उसके स्टूडेंट ने बरसाया होता है, जिस पर वो अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको इस बच्चे की जान नहीं लेने दे सकता। ये सुनते सारी उसका मास्टर अपने आपे से बाहर हो जाता है और अब हम जोरदार तरीके से उसकी साइकिक पावर की आवाज को दूर बैठे ही सुन पाते हैं। और अगर हमने इतना दूर बैठे सुन लिया तो सर कैडन तो फिर भी एक बिल्ली है और बिल्लियों के कान काफी ज्यादा तेज होते हैं। कहानी दोबारा से उसी इंटेंस बैटल की ओर जाती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं अब कैसे मास्टर ग्रे अपने आपे से बाहर होके हर तरफ अपनी साइकिक पावर से वार पे वार करता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों, जबकि उसका स्टूडेंट बस काफी मुश्किलों से अपने बचाव में बिजी होता है। पर ना कि सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पे लाक्सिस को पलट के वार करने का भी मौका मिलता है। यहाँ तक इवन के लाक्सिस का वार उसके मास्टर को जा भी लगता है। उसका मास्टर उस पे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसके बाद दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार अपनी साइकिक पावर शूट करते चले जाते हैं। दोनों के दोनों अब एक दूसरे को अपनी पूरी कोशिशों में जारी होते हैं अपने साइकिक पावर के दम पर पीछे धकेलने में। पर किसी वजह से हम देख पाते हैं कि लाक्सिस की साइकिक पावर में थोड़ी ज्यादा पोटेंशियल होती है, तो थोड़ी देर में लाक्सिस की पावर अब यहाँ पे उस पर बारी पड़ते हुए सीधा जाके उसके मास्टर के शोल्डर पे लगती है। लाक्सिस यहाँ पे माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर इस सब को यहाँ पे खत्म करते हैं। पर अब लाक्सिस के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। उसका मास्टर उसे एक दुश्मन की नजर से देख रहा होता है, तो यहीं पर वो काफी ज्यादा सीरियस होके अपनी पूरी की पूरी पावर को अनलीश करते हुए कहता है लाक्सिस इतने समय में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, तो चलो देखते हैं कि तुम मेरी फुल पावर को झेल भी पाओगे या फिर नहीं। बस उसके मास्टर की उसकी फुल पावर अनलीश करने की देर होती है कि अब हम देख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके प्रेशर और इम्पैक्ट से ही लाक्सिस कहीं दूर फौरन से जाके दीवार के अंदर धंस जाता है। तभी उसका मास्टर लाक्सिस की ओर अपनी साइकिक पावर को बरसाता है, जो कि इतनी ज्यादा ताकत होती है जिसके धमाके से ही सिर्फ और सिर्फ लाक्सिस उड़ के हवाओं में समाने लगता है। और इसी सब वार से लाक्सिस काफी ज्यादा डैमेज लेके अब एक कोने में गिर जाता है। उसका मास्टर उसके सामने आते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया जबकि तुम्हारे स्किल्स इतने ज्यादा कमजोर हैं। तो लाक्सिस कहता है प्रोफेसर आप अभी भी मेरे मेंटोर हैं और मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि ये जीवो नामी लड़का अब हमें और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर उसके मास्टर उसे ठुड्डे मारते हुए कहता है कि नहीं तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कितना कुछ सिखाया समझाया और अपनी तरह महान बनने का नॉलेज भी दिया, बदले में तुमने मुझे क्या दिया जलालत और धोखा, जो कि हरगिज़ किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। वो उसे जैसे जैसे करके पीट रहा होता है उतने में यहाँ पे कैदन भी पहुंच जाता है। उधर ही कैदन यहाँ पे उन दोनों को इग्नोर करते हुए फौरन से जीवो के पास जाता है, जो कि इस वक्त काफी जख्मी हालत में पड़ा होता है। उसकी ये हालत देख के कैदन को काफी ज्यादा दुख होने लगता है और वो उसे कहता भी है मैंने तुम्हें मना भी किया था। उतने में यहाँ पे जीवो को होश आ जाती है, पर उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा घिटी पिटी होती है। पर इसके बावजूद भी वो कैदन को यहाँ पे देख कर काफी ज्यादा खुश होता है और वो एक मुस्कुराहट से कहता है कि यहाँ पे काफी खतरा है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। उसकी इस हालत में भी कैदन की फिक्र करता देख के कैदन अब और भी काफी दुख बड़े अंदाज से दिल ही दिल में कहता है ओह जीवो तुम ऐसी सिचुएशन में अभी भी लोगों की फिक्र कर रहे हो, नादान लड़के, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। उधर ही पास में मौजूद यहाँ पे ग्रे अपने स्टूडेंट से कहता है फिलहाल तुम यहाँ पे पड़े रहो, पहले मैं तुम्हारे दोस्त जीवू की जान लूंगा, इसके बाद मैं तुम पर आऊंगा। ये बोलते हुए वो यहाँ पे जीवू की ओर बढ़ने ही लगता है कि तभी उसका ध्यान यहाँ पे एक बिल्ली पे पड़ता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर केदन होती है। अपनी ओर ग्रे को बढ़ता देख के जीवू अपनी परवाह करने के बजाय मिस्टर केदन को यहाँ से भागने के लिए कहता है और उसे काफी फिक्रमंदी से बोलता है कि मैं तो यहाँ पे शायद मारा ही तो प्लीज आप तो यहाँ से चले जाएं। पर कैदन यहाँ पे हमारे जीवो को तसल्ली देते हुए कहता है अबे बच्चे तूने मुझे क्या समझ रखा है, लॉर्ड कैदन नाम है मेरा, मेरे नाम से लोग थर थर कांपते हैं। ये बोलते हुए वो दोबारा से हमारे जीवो के साथ कॉन्टेक्ट में आता है और बस इस बार हम सर कैडन की एनर्जी को हर एक छप्पे छप्पे में महसूस कर पाते हैं मेरे भाई लोगों, जिस वजह से वो अब अपनी असली ह्यूमन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर अपनी नजरें दौड़ाने के बाद ना कि सब जीवो बल्कि इसके साथ ही साथ मास्टर ग्रे और इवन के उसका स्टूडेंट भी हैरान हो रहे होते हैं। जीवो यहाँ पे हैरान होता देख के केडन के नाम से पुकारते हुए कहता है कि वाह मैंने सोचा नहीं था। जीवो के मुंह से केडन का नाम सुनते सारी हम देख पाते हैं आखिर मास्टर ग्रे के कैसे पसीने छूटने लगते हैं। मास्टर ग्रे माफी मांगते हुए कहता है कि सर केडन मुझे मालूम नहीं था ये बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व है, वरना मैं इससे कभी भी पंगा ना लेता। पर सर केडन को काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने काफी बुरे तरीके से जीवो को टॉर्चर किया होता
है। सबसे पहले यहाँ पे सर केडन अपनी स्पेस आइसोलेशन पावर का इस्तेमाल करके आसपास के पूरे एरिया को सील कर देता है और आइसोलेट कर लेता है। और बस देखते ही देखते वो अपने एक ही बिजली के कड़कदार वार से मास्टर ग्रे का काम वहीं पर तमाम कर डालता है। और बस यहाँ पे मास्टर ग्रे अब गुट के ही जिंदा होता है, जिस पर केडन कहता है फिक्र मत करो, अगले वार से मैं तुम्हारी जान को वहीं पर नोच लूंगा। पर इससे पहले वह ऐसा कर भी पाता कि उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है कोई और नहीं बल्कि उसका स्टूडेंट। इसके बाद लाक्सिस अपने दिल में बोलने लगता है मेरे सामने जो शख्स खड़ा है केडन ब्रेक, यह अवेकनिंग 1 की रैंकिंग में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है। अगर ये चाहे तो मुझे आसानी से मार डाले। वो जाना जाता है अपनी काबिलियत के दम पर और अपनी काबिलियत के दम पर उसे ब्रेक का टाइटल भी मिला है। पर इसके बावजूद भी वो यहाँ पे उसके खिलाफ जाने के बजाय वो उससे बैक करने लगता है। वो उससे मिन्नत और समाजत करने लगता है कि प्लीज मेरे प्रोफेसर की जान को बख्श दो। केडन ये देख के बोलता है ओह तुम्हारा वही प्रोफेसर जो कि कुछ देर पहले तुम्हें भी मौत के घाट उतारने में जारी था। पर केडन उसे पीछे हटने के लिए बोलता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हारे प्रोफेसर ने सारी की सारी हदों को पार कर डाला है। पर इसके बावजूद भी उसका स्टूडेंट लाक्सिस पीछे हटने से इनकार करता है और वो अपने आप को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने को जा रहा होता है। तो केडन उसे बोलता है ठीक है फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम दोनों एक साथ मरना चाहते हो तो फिर मरो। पर इससे पहले वो बस उनकी जानों को नोच भी पाता कि पीछे से हमारा जीवो उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि प्लीज लॉर्ड केडन इनकी जान को बख्श दीजिएगा। जो सुन के केडन उससे होश दिलवाता है क्या तुम्हारा दिमाग भी ठीक है, इस सो कॉल्ड प्रोफेसर ने तुम्हारा क्या हाल कर डाला। साथ ही साथ वो इसे एक्सप्लेन भी करने लगता है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये जितने भी अवेकिंग वन होते हैं ये एक दूसरे के जाती दुश्मन होते हैं। जीवू आगे से बोलता है मैं जानता हूँ सर, मैं सब कुछ समझ गया और मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने जितनी बार भी मेरी मदद करने की कोशिश की है यकीन करे ये मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप जैसा जबरदस्त बंदा मुझ जैसे बेकार बंदे की वजह से अपने हाथ गंदे करे। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि लॉर्ड केडन मेरी वजह से किसी की जान ले, मेरी वजह से। इवन कि वो ये भी बताता है कि जो इसका स्टूडेंट लाक्सिस है उसने मेरी जान भी बचाने की कोशिश की। उसे इतनी बार असरार करता देख के फाइनली वो इन दोनों को यहाँ से जाने की इजाजत देता है। पर उन्हें वो वार्न करता है अगर मैंने तुम्हें दोबारा देख लिया सिर्फ झलक भी, मैं तुम दोनों की जान को नोच डालूंगा। तभी केडन यहाँ पे काफी नाराजगी दिखाते हुए जीवू से कहता है देख लिया मैंने तुम्हारी बात को सुन लिया, अब तुम्हें ठंडक पड़ गई। जीवू एक मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा करता है। रात को वापस घर पहुंच जाने के बाद यहाँ पे मिस्टर केडन अपनी पावर का इस्तेमाल करके जीवू को बताता है कि मैंने तुम पे अपनी पावर का इस्तेमाल किया, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पर जहाँ तक हमारे जीवू की बात है वो दिल में काफी ज्यादा मुस्कुरा होता है क्योंकि वो समझता होता है कि सर केडन बिल्ली की फॉर्म में काफी ज्यादा आलसी है और जबकि ह्यूमन की फॉर्म में वो एकदम स्मार्ट और हैंडसम है। पर सर केडन की ह्यूमन फॉर्म देख के बाकी बिल्लियों से काफी ज्यादा अग्रेसिव सी हो रही होती है कि देखते ही देखते सर केडन की सारी पावर यहाँ पे ब्लोन अवे हो जाती है और वह नजर चपकती दोबारा से बिल्ली में बदल जाता है। ये देख के सारी की सारी बिल्लियां उस पर दोबारा से जबट्टा मारती है और उसे गले लगाने लगती है क्योंकि हमारे केडन ने अपनी बिल्ली की फॉर्म में काफी बार इनके साथ अपना खाने को शेयर किया होता है। उधर ही कहानी एक लम्हे के लिए ग्रे पे जाती है जहाँ पे ग्रे अपने स्टूडेंट से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि बस ट्रैकर्स यहाँ पे पहुंचते ही होंगे। लेकिन उतने में हम देख पाते हैं सारे के सारे ट्रैकर्स बस इधर ही पहुंचने वही वाले होते हैं, जिसे महसूस करके प्रोफेसर दिल में सोचने लगता है कि इस बंदे ने मेरी जान बचाई थी, अब वक्त आ गया कि मैं इसके फल को वापस लौटाऊं। ट्रैकर्स के अंदर पहुंचने से पहले यहाँ पर प्रोफेसर कुछ इस तरीके से बिहेव करने लगता है कि जैसे कि लाक्सिस ने गद्दारी करके उसकी लोकेशन को रिवील किया है, जिस वजह से वो उसे बुली करने का नाटक करने लगता है। उतने में ही सारे के सारे ट्रैकर्स यहाँ पे पहुंच के यही देखते हैं कि जैसे कि लाक्सिस की वजह से वो बंदा अब पकड़ा गया है। तो हाँ यार, इसी तरह अवेकनिंग यूनियन की फोर्सेस यहाँ पे फौरन से प्रोफेसर को अपनी कस्टडी में लेते हैं। कहानी एक अनजान लड़की पे जाती है जो कि किसी अपने बड़े से ऑफिस में बैठ के ये सारी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह को देख रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है कि पिछले बैटल के निशानात की वजह से ये मालूम होता है कि इसमें कोई शक नहीं वहाँ पे केडन मौजूद था। तो उसका चमचा आगे से पूछता है वो तो छोड़े बल्कि इसके साथ ही साथ ये जीवू नामी स्टूडेंट भी अवेकनिंग वाला बंदा है, आखिर इसका क्या किया जाए। कहानी पलट के हमारे जीवू पे ही जाती है जो कि यहाँ पे बैठ के बस अपनी बिल्लियों के साथ खेल रहा होता है और वहीं पर हम देख पाते हैं उन्होंने सूखने वाली कैट को एक बार फिर से कम्प्लीटली रेस्क्यू कर लिया होता है। साथ ही साथ हमारा जीवू यहाँ पे हमारे केडन की दाद देते हुए कहता है कि सर केडन आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा बढ़ के आसम निकले। और अपनी तारीफ सुनने के बाद तो सर केडन तो पागल होता चला जा रहा होता है मेरे भाई
लोगों, हंसी मजाक यहाँ पे चलता जा रहा होता है कि देखते ही देखते यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर जीवू को एक अनजान शख्स की तरफ से फोन आता है, जो कि वो फोन में बताता है कि मैं एक अवेकनिंग मन हूँ और मैं तुमसे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हुआ और फिक्र मत करो, अगर मैं तुम पे अटैक करना चाहता होता तो मैं तुम्हें आखिर फोन ही क्यों करता। ये अनजान शख्स उससे अपना नाम इनह्यूक बताता है। खैर यार, आते सारे इनह्यूक यहाँ पे हमारे जीवू को एडवाइस देता है कि मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम हम अवेकनिंग्स वालों को ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ वो उसे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना ही तुम्हारे बैकग्राउंड को चेक किया था, ये हमारे प्रिकॉशंस के लिए थोड़ा जरूरी था। ये बोलते हुए यहाँ पे इनह्यूक उसे अपनी अवेकनिंग्स की पावर भी शो करता है, जिसे देख के सर केदन काफी ज्यादा हैरानगी से बोलने लगता है, मत बताओ कहीं ये पूरा का पूरा इलाका जियोंग के अंडर तो नहीं आता ना। दोस्तों, इस अनजान लड़की का नाम कोई और नहीं बल्कि जियोंग यू होता है। ये लड़की अवेकनिंग वन में काफी ज्यादा फेमस होती है और इसके पास भी पूरे तरीके से हवा को कंट्रोल करने की ताकत होती है। उसे यू खुलेआम अपनी एबिलिटीज को दिखाता देखकर हमारा जीवू यहाँ पे बेवकूफी करते हुए उससे भी अपनी एबिलिटीज के बारे में बता देता है, जिसे देख कर सर केडन अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा मायूस होते हैं, लेकिन वो उसे मुंह पे बोल नहीं सकते क्योंकि इस वक्त वो एक बिल्ली के रूप में है। तो इसी बात को लेके इनह्यूक उससे कहने लगता है, दिखने से तो कुछ यूं मालूम होता है कि तुमने अभी अभी अपनी पावर्स के बारे में जाना है। जीवू उसे हैरानगी से सवाल पूछता, अरे वाह, आपको ये बात कैसे मालूम? तो वो एक्सप्लेन करता है क्योंकि जितने भी एबिलिटी यूजर्स होते हैं वो अपनी पावर्स को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं, जबकि तुमने खुद ही बता दिया। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ऑलरेडी फेमस, लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं। वैसे भी जितनी पावर मैंने तुम्हें अभी दिखाई है अपने बारे में, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पावर का एक नमूना है। ये सारी की सारी बातें करते हुए इनह्यूक यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें दोबारा से रीच आउट करूंगा। पर जाने से पहले हमारा जीवू से सवाल पूछता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? आखिर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? तो इनह्यूक उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, अब तक जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकिंग वन है उनको अपने अपने इलाके दिए गए हैं और हर अवेकिंग वन अपने इलाके को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, जिस वजह से हम आप जैसे न्यू अवेकनिंग एबिलिटी वाले को रीच आउट करते हैं और उन्हें सिखाते हैं ताकि आप लोग गलत रास्ता कोई ना ले ले। बद से बदतर हम ये भी नहीं चाहते कि किसी आम बंदे को हमारी अवेकनिंग पावर्स के बारे में मालूम पड़े, जिससे हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद वो फाइनली यहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद कैदन फाइनली यहाँ पे एक सांस भरते हुए अब बोलना शुरू कर देता है। वो बताता है कि इस नमूने के यहाँ पे आने की वजह से उन्हें एक फायदा तो जरूर हुआ है। उससे मुझे इतना तो मालूम पड़ गया है कि इस जगह की मालिकन कोई और नहीं बल्कि जियोंग यू है। वो लड़की भी एक विंड मैजिक कंट्रोलर है जो कि जानी जाती है अपनी काबिलियत के दम पर, और उसका रेपुटेशन भी काफी ज्यादा मजबूत है, जो कि कोरियन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनिंग वन में से एक है। सर कैदन उसे एक्सप्लेन करता है, हर एक स्ट्रॉन्गेस्ट को उसके अपने अपनी टेरिटरीज मिलती है जिसमें बैठ के वो हुकूमत करते हैं, और चूंकि उसका बंदा भी उसकी तरह विंड मैजिक को कंट्रोल कर पा रहा था, तो यह अंदाजा लगाना काफी ज्यादा आसान है कि इस जगह की मालिकन कोई और नहीं बल्कि जियोंग है। साथ ही साथ कैदन उससे ये भी एक्सप्लेन करता है, अगर ये इलाका किसी बुरे गुंडों के हाथों में होता तो वो तुम्हें यूं कुछ अप्रोच ना करते, बल्कि इसके बजाय वो तुम्हें इस्तेमाल करते अपने गंदे और अपने नेस्टी कामों के लिए। और जब वो पूरे तरीके से तुम्हारा इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर वो तुम्हें मार डालते हैं या फिर तुम्हें यूं ही फेंक डालते हैं एक कचरे की तरह, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये इलाका किसी और का नहीं बल्कि जियोंग के हाथों में है। वेल दोस्तों, फिलहाल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा।